निरूपा और रवीश शाम को घूमते घूमते एक खंडर में चले जाते हैं। दोनों मौसम का मजा लूट रहे थे। रवीश, कितनी ठंडी हवा चल रही है ना? हाँ निरूपा, और मौसम भी कितना अच्छा है। लेकिन यार मुझे डर लग रहा है। कैसा डर रवीश? निरूपा, एक तो हम दोनों छोटे बच्चे और देखो अंधेरा भी होने जा रहा है। घर से कितनी दूर आ गए हैं हम दोनों। ओहो रवीश, तुम बड़े डरपोक हो। अच्छा चलो घर वापस चलते हैं। दोनों चलते ही हैं, तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। रवीश, खंडर में अंदर चलो, बारिश बहुत तेज है। दोनों भागकर खंडर में चले जाते हैं। यार पता नहीं बारिश कब खत्म होगी, और भी तेज ही होती जा रही है। हाँ यार, ये तो तेज ही होती जा रही है। निरूपा इतना बोल ही पाती है कि तभी एक बड़ा सा पेड़ टूटकर खंडर के गेट पर गिर जाता है और दरवाजा पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब हम बाहर कैसे जाएंगे रवीश? यार कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा हमें। चलो अंदर चलकर देखते हैं कि कोई रास्ता मिलता है क्या। दोनों अंधेरे में चलने लगते हैं। तभी निरूपा को एक प्रकाश दिखाई देता है, बहुत ही तेज प्रकाश। रवीश भी उसे देखकर हैरान रह जाता है। निरूपा, क्या हो सकता है वो? चलो चलकर देखते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों आगे बढ़ते हैं तो प्रकाश खत्म हो जाता है और अचानक से गोली चलने की आवाज आती है। रवीश, वापस चलो। निरूपा, शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। चलो एक बार चलकर देख ही लेते हैं ना। तुम पागल हो गए हो क्या? सुना नहीं तुमने, वहाँ गोली चलने की आवाज आई थी। अरे यार निरूपा, क्या पता कोई हमारी तरह ही फंस गया हो और उसी ने किसी को बुलाने का ऐसा संकेत दिया हो। ठीक है, तुम नहीं मानते तो चलकर देख ही लेते हैं। दोनों डरते हुए से चलने लगते हैं। कुछ दूर पहुंचकर निरूपा रुक जाती है। रवीश, वो प्रकाश यहाँ से ही आ रहा था। हाँ यार, लेकिन वो था क्या? रवीश, उधर की तरफ देखो, कुछ मोटी सी रस्सी पड़ी है। उस तरफ जाकर देखता है। अरे निरूपा, ये तो मरे हुए सांप हैं। इनको किसने मारा होगा? सांप से भी किसी की क्या दुश्मनी? चलो इनको उठाकर दफन कर देते हैं। रवीश सांप को मिट्टी में डाल देता है और उसके ऊपर बरगद की सूखी लकड़ी रख देता है और चलने लगता है। लेकिन देखता है कि निरूपा कुछ बड़े ध्यान से देख रही है। क्या देख रही हो निरूपा? क्या है वहाँ? रवीश, देखो वो पत्थर सोने की तरह चमक रहे हैं। चलो उठाकर अपने साथ ले चले। निरूपा और रवीश उसके बहुत पास चले जाते हैं। ये सुनहरे पत्थर इतने हल्के क्यों लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे इनमें कुछ भरा हो। यार तुम कितनी भोली हो, तुम अब भी नहीं समझी? अरे यार ये किसी के अंडे हैं। लेकिन सोने के अंडे भी होते हैं क्या भला? राम जाने कैसे कैसे जीव है, इस धरती पर ही होंगे किसी के। चलो तो वापस रख देते हैं, नहीं तो कोई हम दोनों की वजह से परेशान होगा। देखो आज हम इनको अपने साथ ले चलते हैं, कल अपने दोस्तों को दिखाकर वापस लाकर रख देंगे। ठीक है? ठीक है, लाओ मुझे दो और रास्ता खोजो जल्दी, अब अंधेरा होने वाला है। वो देखो, शायद वहाँ से रास्ता है बाहर जाने का। दोनों दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाते हैं और अपने घर की तरफ चल देते हैं। घर जाते जाते रात ही हो जाती है। रवीश, चलो जल्दी से रुई बिछाओ, मुझे ये अंडे रखने हैं, सोने के अंडे। निरूपा अंडों को रुई में रख देती है और दोनों लेटकर उनको ही देखते रहते हैं। निरूपा यार, वैसे क्या होगा इसमें यार? इसमें क्या सोने की चिड़िया निकलेगी? सोने की चिड़िया नहीं होती पागल, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जरूर होती है। दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह देखते हैं कि दोनों अंडे फूटे हुए पड़े हैं, सोने का कवर बिखरा पड़ा है। निरूपा और रवीश समझ नहीं पाते कि रात क्या हुआ। रवीश, मैंने मना किया था इनको लाने को, लेकिन हमारी गलती की वजह से ये फूट गए। निरूपा, अंडे फूटे नहीं हैं, उनमें से बच्चे बाहर आए हैं। क्योंकि अगर अंडे फूटे होते तो अंदर जो भी होता ना यहीं पे पड़ा होता। चलो ढूंढते हैं कि इनके अंदर से कौन निकला है, क्योंकि जो भी निकला होगा अभी घर में ही होगा।
निरूपा और रवीश बहुत तलाशते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। आखिरकार दोनों थक कर बैठ जाते हैं। रवीश, हमने सच में गलती की थी इनको यहाँ लाकर। निरूपा, जो हो गया उसे भूल भी जाओ। चलो अब चलो, बाकी घर के काम करते हैं। और दोनों घर के कामों में लग जाते हैं। रात को दोनों सोने जाते हैं। सोते सोते निरूपा को लगता है जैसे कोई उसके हाथों की उंगली को छेड़ रहा है। उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो चिल्ला कर उठती है। क्या हुआ निरूपा? क्यों डर गई हो? निरूपा बिना कुछ बोले एक तरफ इशारा करती है। रवीश उस तरफ देखता है तो दंग रह जाता है। निरूपा, ये तो सांप का बच्चा है, कहीं ये अंडे में से तो बाहर नहीं आया। लेकिन अंडा तो सोने का था, लेकिन ये काला है। ये शायद मुझे काट रहा था, मेरी उंगली पर। निरूपा, सांप किसी को बिना वजह कुछ नहीं कहते। आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। रवीश, अंडे तो दो थे, फिर ये एक ही क्यों? क्यों दोस्त, दूसरा कहाँ गया? इतना सुनकर सांप रवीश की हथेली से फिसलकर नीचे गिर पड़ा और एक तरफ चलने लगा। दोनों समझ गए कि ये उनको उसके साथी के पास ले जा रहा है, तो दोनों उसके पीछे पीछे चलने लगे। रवीश, और कितना दूर लेकर जाएगा ये अब हमें? इतना दूर तो ले आया। निरूपा, गलती भी तो हमारी थी ना, तो हमको ही इन दोनों को उनके घर छोड़कर आना पड़ेगा और उसके लिए हमें ढूंढना ही पड़ेगा। तो बस चलो चुपचाप। सांप कुछ दूर और जाकर रुक जाता है। निरूपा देखती है कि वहाँ कोई घायल लड़की पड़ी है जो बेहोश है। रवीश, मेरी मदद करो, इस लड़की के लिए पानी लेकर आओ। रवीश भाग कर जाता है और एक पत्ते में पानी भरकर लेकर आता है। वो पानी को लड़की के चेहरे पर डालता है। लड़की को होश आ जाता है। होश आते ही लड़की चिल्लाती है, नागेश! निरूपा और रवीश डर जाते हैं। कौन हो तुम? मैं नाग कन्या नरगिस। मेरा नागेश कहाँ है? मैं यहाँ हूँ नरगिस। और वो सांप एक लड़का बनने लगता है। नागेश, तुम ठीक तो हो? उस तांत्रिक ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? उसने मेरी सारी शक्ति मुझसे छीन ली। मैं बस कुछ ही पलों के लिए ये रूप ले सकता हूँ। नरगिस, उसने तुमको क्या किया? नागेश, मेरी छोड़ो, क्योंकि अब मैं कुछ ही पल जिंदा रह पाऊंगी। मैं अपनी सारी शक्ति तुमको देती हूँ और नागेश, मैं तुमसे मिलने फिर आऊंगी। नहीं नरगिस, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। हम दोनों साथ रहेंगे। नागेश, मेरी बात सुनो। तुम भोलेनाथ की पूजा करना। 5 अमावस पूरी होते ही मेरी समस्त शक्ति तुम में प्रवेश कर जाएगी और मेरे शरीर को उठा कर रख देना। मैं जब अगले जन्म में तुमको मिलूंगी तो खुद के शरीर को देखकर ही सब कुछ याद कर पाऊंगी। मैं फिर अवतार लूंगी नागेश, नाग अवतार। नरगिस नाग अवतार लेने का वचन देकर नागेश को छोड़कर दूसरी दुनिया में चली जाती है और नागेश रोते रोते नरगिस को बाहों में लेकर बैठ जाता है। धीरे धीरे नरगिस का शरीर नाग शरीर में अवतरित होने लगता है और फिर से काली नागिन बनकर नागेश के हाथों में रह जाता है। निरूपा और रवीश होश संभाल कर नागेश के पास जाते हैं। देखो, हम नहीं जानते कि तुम कौन हो, लेकिन दोस्त जो होता है ना, अच्छे के लिए ही होता है। दुखी मत हो। नागेश, नरगिस ने जो कहा था अब वो करो और चलो नरगिस के इस रूप को संभाल कर रख दो। बस एक नरगिस ही तो थी मेरे संसार में, उसने इसे भी मुझसे छीन लिया। अब मैं क्यों जियो, क्यों? अरे वही तो बोल कर गई है कि वो फिर आएगी। हाँ नागेश, वो आकर तुमको नहीं पाएगी तो क्या करेगी? तुमको जीना होगा नरगिस के लिए। मैं उस तांत्रिक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन तांत्रिक? क्या किया उसने? मैं और नरगिस उस खंडर में रहते थे। एक दिन हम दोनों घूम रहे थे, तभी नरगिस ने देखा कि तांत्रिक घायल होकर दर्द से कर रहा है। नरगिस उसको दर्द में पाकर उसकी मदद करने चली गई।
नागेश, इसको किसी सांप ने काटा है। जहर काफी ज्यादा है। ये तांत्रिक भी कोई शिव भक्त ही लगता है, इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। नागेश ने उसकी जहर वाली जगह पर अपनी नागमणि रख दी, जिससे तांत्रिक का जहर उतर गया और वो बेहोश हो गया। नागेश, चलो यहाँ से, अब इसे होश आ जाएगा। वो दोनों वहाँ से चले गए, लेकिन तांत्रिक को ठीक होने के बाद उसके मन में नागमणि पा लेने की इच्छा जागी। कुछ दिन बाद वो फिर आया और अपनी तंत्र विद्या के जोर से नरगिस को वश में करना चाहा, लेकिन नरगिस की शक्ति के आगे वो टिक न सका और वापस चला गया, बीन बजा बजा कर। नागेश, चलो यहाँ से, वरना ये फिर आएगा। मुझे मेरी चिंता नहीं है, लेकिन मैं तुमको खोने से डरती हूँ। नरगिस, लेकिन तुम तो जानती हो मुझ में भी नागमणि की इतनी शक्ति नहीं है। वही शक्ति है जो तुमने मुझे दी थी, बस ये रूप बदलने की। और तुमने ही तो कहा था कि मुझे यहीं पर रहकर शिव पूजा करनी होगी। अभी 7 अमावस्या तक मुझ में भी शिव की कृपा से समझ शक्ति आ जाएगी। नागेश, तुम बोल रहे हो तो ठीक है, लेकिन हमें अब सावधान रहना होगा। नागेश निरूपा और रवीश की तरफ देखकर बोला। तांत्रिक जान गया था कि वो केवल तंत्र विद्या के वश से नरगिस पर विजय नहीं पा सकता, तो उसने कुछ लोगों का सहारा लेकर नरगिस को वश में करने की ठानी और वो फिर उस दिन वापस आया। उसके वापस आने पर नरगिस बहुत ही गुस्सा हो गई और नरगिस ने उसे मार डालने की ठान ली। और फिर एक बार नरगिस और उसका आमना सामना हुआ। अरे तू साधु नहीं, पाखंडी है। तुझे जो शक्ति मिली है तू उसका गलत उपयोग कर रहा है। मैं तुझसे तेरी सांसें और शक्ति दोनों छीन लूंगी। अरे नादान नागिन, तू अभी कालगुरु की शक्ति को नहीं जानती। मैं तुझे और तेरी मणि दोनों को लेकर जाऊंगा और तू फिर वही करेगी जो मैं तुझसे करने के लिए कहूँगा। नरगिस क्रोध में भरकर एक भीषण नाद में अवतरित हो जाती है और एक विषैली फुंकार कालगुरु की तरफ छोड़ती है, लेकिन कालगुरु अपनी तंत्र शक्ति से गायब हो जाता है। तू मुझे कुछ नहीं कर सकती। तू एक तुझ जैसी नागिन है, अभी बच्ची है तू मेरे सामने। और एक शक्ति का गोला नरगिस की तरफ फेंकता है, जिसके वार से नरगिस घायल होकर फिर एक लड़की के रूप में जमीन पर गिर जाती है। नागेश ये देख नहीं पाता और नरगिस को बचाने कालगुरु के सामने आ जाता है। कालगुरु, तुझे नरगिस को छूने से पहले मुझसे लड़ना होगा। अच्छा हुआ तू आ गया, तूने मेरा काम और भी आसान कर दिया बच्चे। और पानी पड़कर नागेश के ऊपर फेंकता है। नागेश उसके इस वार से शक्तिहीन हो जाता है। कालगुरु, तेरी लड़ाई मुझसे है, नागेश से नहीं, रुक जा। मेरी लड़ाई किसी से नहीं, मुझे बस वो नागमणि दे दे नागिन, नहीं तो तेरे नाग को अपने साथ ले जाऊंगा, जिंदा नहीं मुर्दा। और फिर से एक मंत्र भरी फूंक नागेश की तरफ फूंकता है और नागेश एक बच्चा सा सांप बन जाता है। रुक जाओ कालगुरु, तुमको जो चाहिए मैं दूंगी, लेकिन नागेश को छोड़ दो। तेरा नाग तो शक्तिहीन हो गया है, अब ये नाग रूप से मनुष्य रूप कुछ ही समय तक ले पाएगा। अगर ज्यादा देर रुका उसी मनुष्य रूप पे तो ये जिंदा नहीं बचेगा। कालगुरु नागेश को मंत्रों से एक सोने के अंडे में कैद कर देता है। नरगिस उसे अंडे से बाहर निकालने के लिए वापस नागिन रूप बनाकर अंडे पर फुंकार मारती है, लेकिन कालगुरु के मंत्रों की शक्ति ज्यादा होने के कारण ऐसा नहीं कर पाती। तो तू ऐसे नहीं मानेगी, ले तेरे नाग को ही खत्म करता हूँ। रुको कालगुरु, वचन दो कि नागमणि मिलने पर तुम मेरे नाग और मुझे छोड़कर चले जाओगे। ठीक है नागिन। नरगिस नागमणि को एक पत्थर पर प्रकट करती है, लेकिन नागमणि के बिना वो शक्तिहीन हो गई थी। उसके शरीर में अब ज्यादा शक्ति नहीं बची, वो बेहोश सी हो गई। मौके का फायदा उठाकर कालगुरु ने उसे अपने आदमियों से पकड़ने को कहा। नागेश को जैसे ही मानव ने छुआ तो उसकी शक्ति बिल्कुल छीन हो गई। मैं तुझे भी अंडे में कैद करके अपने साथ ले जाऊंगा। और नरगिस को भी सुनहरे अंडे में कैद करने के लिए मंत्र करता है। हैं? ये क्या, जिसने नागिन को छुआ वो नाग बनकर मर रहे हैं? सच में बड़ी ताकत है इसमें।
काल गुरु मणि लेने मणि की तरफ जाता है, लेकिन देखता है कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया है। अरे ओ बाबा, वो नागमणि मेरी होगी, तूने मेरे लोगों को भी मरवा दिया। मैंने कहा छोड़ मुझे, नहीं तो तुझे भी नाग बना दूंगा। तू जिंदा रहेगा तब ना। और वो काल गुरु को उठाकर बाहर की तरफ फेंकता है। काल गुरु घायल होकर दूर जा गिरता है। आदमी उस पर गोली चलाता है और गोली पाँव में लगती है। काल गुरु बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ जैसे जैसे नरगिस अंडे में बंद होने लगती है, वैसे वैसे नागमणि का प्रकाश कम होने लगता है और नागमणि अपनी रक्षा के लिए विषैली वायु फैलाने लगती है, जिससे डरकर आदमी भी भागने की कोशिश करता है और वो दीवार से टकराकर गिरकर बेहोश हो जाता है। और उसके बाद तुम दोनों वहाँ आए। जो प्रकाश तुमने देखा वो नागमणि का ही था, लेकिन तुम उन दोनों को नहीं देख पाए क्योंकि वो दोनों बेहोश वहीं पड़े थे। जिन सांपों को तुमने दफन किया वो उनके ही आदमी थे, लेकिन नरगिस को छूने से वो नाग रूप में बन गए और उनको नरगिस की शुद्ध आत्मा ने अच्छे नाग बना दिया। मुझे पता है जब नरगिस वापस जन्म लेगी तो वो जिंदा हो जाएंगे। नागेश, वो नागमणि का फिर क्या हुआ? बताता हूँ। नागेश को कुछ बेचैनी होने लगी और वो फिर से छोटा सा नाग बनने लगा। रवीश, ये तो फिर से नाग बन गया। अब हम क्या करें? इंतजार के अलावा भला कर भी क्या सकते हैं। नागेश वापस घर की तरफ रेंगना शुरू कर देता है। देखो, अभी तो हमें भी उसके साथ चलना चाहिए। चलो। तीनों घर आ जाते हैं। रात होने के कारण तीनों सो जाते हैं। फिर सुबह होने पर नागेश कहाँ चला गया निरूपा? पता नहीं, कल तो यही था। 5 अमावस्या बाद दोनों खंडर की तरफ चलने लगते हैं। अचानक से उनको किसी लड़की के चीखने की आवाज आती है। बचाओ! बचाओ! दोनों तेजी से आवाज की तरफ भागते हैं, लेकिन जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की को सांपों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। तभी नागेश वहां पहुंचता है और लड़की को अपनी बाहों में उठाकर सांपों के घेरे से बाहर ले आता है। नागेश को देखकर सभी सांप चले जाते हैं। नागेश, तुम कहाँ चले गए थे? हम लोग तुमको ही खोज रहे थे। नागेश उस लड़की के ऊपर लेटा हुआ उसे ही देखे जा रहा था और वो लड़की नागेश को। फिर अचानक लड़की बोली, हटो अब! कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम रजनी है। मैं तो बस यहाँ घूमने के लिए आई थी। रजनी, बड़ा प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही। प्यारे तो तुम भी बहुत लगते हो। धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। वैसे तुमने अपने बारे में बताया नहीं कुछ। मैं बताता हूँ। ये नागेश है, ये निरूपा है और मैं रवीश। नागेश, तुम कहाँ चले गए थे बिना बताए? कहीं नहीं दोस्तों। अच्छा छोड़ो उसे, अब मैं साथ ही रहूंगा तुम्हारे। अच्छा, मैं चलती हूँ। बहुत देर हो गई है घर से आए हुए। कहाँ है तुम्हारा घर? मुस्कुरा कर बोली, बड़ी जल्दी में हो जनाब। और चलने लगती है। फिर अचानक पीछे पलटकर देखती है और बोलती है, वहीं थोड़ी दूर बरगद के पीछे। और चली जाती है। नागेश उसको जाते हुए देखता रहता है। नागेश गई अब। अगली सुबह नागेश उठकर उसी जगह पहुंच जाता है जहां वो कल रजनी से मिला था। कुछ देर बाद रजनी भी वहां आ जाती है और बिना कुछ कहे नागेश के पास बैठ जाती है। रजनी, नींद नहीं आई ना रात? रजनी फिर हाँ में सर हिला देती है। नागेश, क्या कर दिया है तुमने मुझे? रात भर तुम याद आते रहे, तुमसे मिलने का मन करता रहा। अपना हाल तो सुना दिया, और जो तुमने किया है उसका क्या? न सोने दिया न खाने दिया। सच कहूँ तो अब तुम्हारा हो जाने को मन करता है, बस तुम्हारा। और धीरे धीरे अपने हाथ को रजनी के हाथ पर रख देता है। नागेश! और धीरे धीरे आंखें बंद कर लेती है। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी नागेश को किसी के वहां आने की आहट होती है। रजनी, चलो यहाँ से, कुछ खतरा है। नागेश रजनी को बोलता है, ऐसा करो तुम घर चले जाओ, कल मिलने आऊंगा मैं। नागेश रजनी को गले लगाकर उसे विदा करता है।
और वापस उसी जगह आकर देखता है। अच्छा, तो ये कालगुरु है, लेकिन इसका यहाँ आने का मकसद क्या था? क्यों है ये यहाँ? आज मेरे जगह पर किसी बड़े नाग की आने की गंध आ रही है। इसका मतलब वो आज फिर यहाँ आया था। उसको मेरे वश में आना ही पड़ेगा, फिर मैं उससे अपनी इच्छा पूर्ति कर सकूंगा। और वहाँ से वापस चला जाता है। ये कालगुरु किसकी बातें कर रहा है? क्या वो मेरे बारे में जान गया है क्या? अगर हाँ, तो कैसे? मुझे पता करना होगा। नागेश ध्यान लगाकर बैठ जाता है और अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखने लगता है। अच्छा, तो उस दिन जो सांप रजनी को काटने आए थे, वो कालगुरु के ही थे और वो मुझसे डरकर वापस चले गए थे, जिससे कालगुरु को यह अनुमान लगा कि कोई विशाल नाग से डरकर वो आए हैं और उसे मेरे यहाँ होने का आभास भी हो गया। बदला तो मुझे भी लेना है तुझसे कालगुरु, लेकिन तेरे ही तरीके से। तुझे मेरी तलाश है और मुझे तेरी। अगली सुबह कालगुरु उसी जगह पहुंच जाता है जहां नागेश और रजनी मिलते थे। नागेश रवीश और निरूपा के कारण जल्दी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उस दिन रवीश का जन्मदिन था और वो उसको भी मंदिर ले गए थे। लेकिन रजनी वहां पहुंच जाती है और नागेश के आने का इंतजार करने लगती है। ये लड़की कौन है? मुझे इसमें नाग की छवि क्यों दिखाई दे रही है? कौन हो सकती है ये? कालगुरु रजनी के पास जाने लगता है। उसे देखकर रजनी डर जाती है और वापस भागने लगती है। रुक जा लड़की, तुझ पर जहरीले नाग का वास है। रजनी नहीं रुकती तो वो रजनी को घायल करने के लिए त्रिशूल फेंकने ही वाला होता है। अचानक उसके सर पर कोई तेजी से वार करता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। नागेश, तुम आ गए? कहाँ रह गए थे? तुम्हें पता है कितनी परेशान थी मैं तुम्हारे बिना, और ये पाखंडी पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ गया। नागेश, ये मुझे बोला कि मुझ पर नाग का साया है। नागेश रजनी को गले से लगा लेता है। कुछ नहीं है रजनी, चलो तुम यहाँ से। नागेश, हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? नागेश, तुम शादी कर लो ना मुझसे। शादी? मैं शादी नहीं कर सकता तुमसे रजनी, और वैसे भी मेरा भी कुछ काम बाकी है, पहले वो पूरा कर लूं फिर। नागेश, मेरी आंखों में देखो, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? भला क्या कमी है मुझ में? कमी? और तुम में तो कमी हो ही नहीं सकती। तुम अनोखी हो, अलग हो सबसे, और उससे भी बड़ी बात कि दिल के करीब हो तुम मेरे। ओह नागेश, बस भी करो, बस शुरू हो जाते हो तुम। अच्छा ये बताओ, तुमने जिसे मारा वो कौन था? वो कालगुरु है, एक तांत्रिक। उसे किसी सांप की तलाश है। तुम उससे दूर ही रहना रजनी। अरे पागल, मैं कोई सांप हूँ जो दूर रहूं? कहा ना, दूर रहना उससे बस। ठीक है नागेश। रजनी नागेश से मिलकर वापस जा रही होती है कि रास्ते में उसे कुछ आदमी पकड़कर तांत्रिक के पास उठा लाते हैं। कालगुरु उसे ध्यान से देखता है और बोलता है, तुम तो नाग नहीं हो, लेकिन तुम में मुझे नाग क्यों नजर आता है? कौन है तू? मैं बताता हूँ। नागेश को देखकर कालगुरु अचंभित हो जाता है। अच्छा, तो वो तू है जो इस लड़की के शरीर में रमा है। नाग का प्रेम, वो भी एक मानव कन्या से। अब तो कोई कहीं नहीं जाएगा, तू भी नहीं। जैसे तेरी नागिन को मारा था, वैसे ही आज तुझे भी मरना होगा। कालगुरु, मत भूल कि तू आज भी गलत कर रहा है, और बदला तो मुझे भी तुझसे लेना है कालगुरु। नरगिस को तूने नहीं मारा, नरगिस ने तुझे ताकतवर बनाने के लिए अपने प्राण दिए हैं। आज तू भी प्राणहीन होगा। तू अभी जानता नहीं है मेरी शक्ति को। कालगुरु कुछ कर पाता उससे पहले ही नागेश एक विशाल नाग के रूप में आ जाता है। नागेश अपनी आंखों से कालगुरु की तरफ आग फेंकता है। कालगुरु उसके इस वार से बच जाता है। फिर नागेश उस पर विष की फुंकार मारता है। कालगुरु इस वार से बेहोश हो जाता है। नागेश रजनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। तुम नाग हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं?
रजनी, मैंने उस दिन तुमको बताना तो चाहा था, लेकिन तुमको खो देने के डर से बता नहीं पाया। नागेश, प्रेम तो प्रेम होता है और वो मुझे तुमसे है। अब तुम कुछ भी हो, बस मेरे हो और मैं तुम्हारी। नागेश, ये नरगिस कौन थी और कहाँ गई अब? रजनी, वक्त आने पर मैं तुमको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन तब तक तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे इसके बारे में। नागेश, तुम इस तांत्रिक को चाहते तो मार सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, क्यों? रजनी, मैं इसे चाहकर भी नहीं मार सकता। लेकिन क्यों नागेश? क्योंकि इसके पास नागमणि है। लेकिन जिसके पास नागमणि होती है वो तो बहुत शक्तिशाली बन जाता है। हाँ, लेकिन नरगिस बहुत शक्तिशाली थी और ये उसकी नागमणि को तब तक उपयोग में नहीं ला सकता जब तक किसी इच्छाधारी नाग को पकड़कर ये मणि तक नहीं ले जाता। अगर इसने ऐसा कर दिया तो वो नाग और नागमणि दोनों इसके गुलाम हो जाएंगे और इसीलिए ये मुझे पकड़ना चाहता है। मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगी नागेश। लेकिन नागेश, अगर इससे वो नागमणि वापस ले ले तो? लेकिन इसे वापस लेगा कौन? इसे नागमणि को ऐसे मंत्रों से बांध दिया है कि कोई भी सांप बिना इसकी मर्जी के उस तक पहुंच भी जाएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। उस तक या तो नरगिस ही जा सकती है या कोई मानव। नागेश, क्या मैं जा सकती हूँ? कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमको खोना नहीं चाहता। तुमको कुछ हो गया तो? नागेश, मैं तुमको पाना चाहती हूँ। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ तो तब करेगी ना जब ये जिंदा बचेगा। हा 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 हा। कालगुरु, तुम फिर आ गए? हा 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 हा। हाँ, तुझे क्या लगा कि तू ही शक्तिशाली है? अरे मैंने तो तुच्छ सा नाग समझकर तुझ पर अपनी शक्ति का प्रयोग ही नहीं किया। देखना चाहता है मेरी शक्ति तो देख। काल गुरु मंत्र फूंक कर नागेश को नाग बनाकर अपने वश में करके ले जाता है। रजनी उसको रोकती है तो वो रजनी को मूर्छित करके चला जाता है। रजनी होश में आकर बोलती है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ नागेश। तुच्छ से नाग, अब मैं तुम पर मंत्र क्रिया करके तुमको नागमणि के पास ले जाऊंगा और नागमणि हमेशा के लिए मेरी। हाँ, तुम भी। मैं तुमको ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा। बस 2 दिन में मेरी पूजा खत्म और मैं दुनिया पर राज करूंगा। राज। हा 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 हा। इतना कहकर कालगुरु वहाँ से चला जाता है और पूजा के लिए बैठ जाता है। इधर रजनी नागेश को खोजते खोजते रवीश और निरूपा के साथ वहाँ आ जाती है। नागेश कहाँ होगा? हम उसे ढूंढेंगे कैसे? रवीश, निरूपा सुनो, उसने नागेश को छोटा सा नाग बनाकर यहीं कहीं छुपा रखा है। उसे खोजना है बस। तीनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। तभी रजनी के कानों में कालगुरु के शिष्यों के बात करने की आवाज आती है। अरे तुमको पता है, हमारे गुरुदेव ने उस नाग को पिटारे में बंद कर लिया है और वो जल्दी नागमणि को पाकर सबसे शक्तिशाली बन जाएंगे। लेकिन गुरुदेव ने नाग को रखा कहाँ है? वहीं जहाँ वो बाकी सांपों को रखते हैं। लेकिन गुरुदेव ने कहा है कि कोई भी वहाँ जाना नहीं चाहिए। अगर किसी ने उस पिटारे को खोल दिया तो नाग की शक्ति वापस आ जाएगी और गुरुदेव के मंत्रों का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। रजनी जल्दी से रवीश और निरूपा को खोजती है और उनको ये सब बात बता देती है। तीनों वहाँ चले जाते हैं जहाँ कालगुरु सांपों को रखता था। हमारा नागेश कौन सा है, ये कैसे पता लगाएं? हम सारे सांपों को भी खोल देंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। निरूपा एक सांप का पिटारा खोलती है तो सांप निरूपा को डस लेता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। निरूपा, क्या हुआ? और निरूपा को संभालता है। मेरी फिक्र मत करो, तुम नागेश को बचाओ। रवीश रोते रोते बाकी के पिटारे खोलने लगता है। सब सांप इधर उधर भागने लगते हैं। उनमें से एक सांप रवीश को भी डस लेता है। रजनी रवीश को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। रवीश, क्या हुआ? रवीश बोलता है, रजनी, तुम सारे सांपों को जल्दी आजाद करो, जाओ। रजनी सांप को आजाद करने लगती है, लेकिन उसे भी सांप डस लेता है। नागेश, कहाँ हो तुम? और जहर रजनी पर असर करने लगता है, लेकिन रजनी जहर से चक्कर खाते खाते
हिम्मत करके पिटारा खोलती जाती है और आखिर में गिर जाती है। लेकिन नागेश का पिटारा भी खुल चुका होता है। नागेश निरूपा और रवीश के विष को अपने अंदर